हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारत डायनामिक्स स्टॉक से रिलेटेड एक बड़ी गुड न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बेसिकली एक न्यू मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होने वाली है। अभी हम डिटेल्स में इस न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं एंड उसके बाद हम कंपनी के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ एंड टेक्निकल्स इन सभी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं न्यूज़ के साथ। देखो, ये है न्यूज़ की हेडलाइन। रक्षा क्षेत्र के लिए एयरफोर्स का बड़ा फैसला, डीआरडीओ और बीडीएल को मिली अस्त्र मिसाइलों के उत्पादन की मंजूरी। अब देखो दोस्तों, अगर आप रेगुलरली हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हो तो आई थिंक आप सभी को ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पहले ही मिल चुकी होगी हमारे चैनल के माध्यम से। लगभग 1 महीने पहले ही हमने आपके साथ ये न्यूज को शेयर किया था, जब ये जो न्यूज है ये ऑफिशियली नहीं आई थी। अब चूंकि ये जो न्यूज है ये ऑफिशियली आ चुकी है, तो अभी हम डिटेल्स में इस न्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन पहले जो न्यूज आ रही थी वो ऑफिशियली न्यूज नहीं थी, सोर्सेज के माध्यम से न्यूज आ रही थी। लेकिन अब यहाँ पर ऑफिशियली चीजें देखने को मिल रही हैं। चलो डिटेल्स में हम न्यूज को डिस्कस करेंगे। सीनियर रक्षा अधिकारियों ने इंडिया टुडे को बताया कि मौजूदा में अस्त्र मार्क 2 मिसाइलों पर काम चल रहा है और 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली इस मिसाइल का पहला टेस्ट आने वाले महीनों में होने वाला है। डीआरडीओ मिसाइल की रेंज बढ़ाने के लिए एक स्पेशल मोटर विकसित करने पर विचार कर रहा है। तो देखो, ये यहाँ पर समराइज करके बताया गया है। अभी हम इन्हें डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर शुरू करते हैं। भारतीय मिसाइल निर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय वायुसेना ने अपने सुखोई 30 और एलसी यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस लड़ाकू विमानों के लिए अस्त्र एयर टू एयर मिसाइलों के उत्पादन के लिए डीआरडीओ और बीडीएल को मंजूरी दे दी है। तो देखो, यहाँ पर कही यह जा रही है कि भारतीय मिसाइल निर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय वायुसेना ने अपने सुखोई 30 और तेजस लड़ाकू विमानों के लिए अस्त्र एयर टू एयर मिसाइलों के उत्पादन के लिए डीआरडीओ और बीडीएल को मंजूरी दे दी है। अब देखो क्या होगा, जब ये जो मिसाइल बनकर तैयार हो जाएंगे पूरे अच्छे तरीके से, सब कुछ टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट हो जाने के बाद, तो फिर ये जो मिसाइल्स हैं ये यूज किए जाएंगे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के अंदर, ये लगाए जाएंगे, ठीक है। जो कि है सुखोई 30 और तेजस, इन दोनों एयरक्राफ्ट्स में यूज किए जाएंगे। हाल ही में भारतीय वायुसेना के डिप्टी चीफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित की हैदराबाद यात्रा के दौरान डीआरडीओ और बीडीएल संयोजन को इस कार्यक्रम के लिए मंजूरी दी गई। सीनियर रक्षा अधिकारियों ने इंडिया टुडे को बताया कि डीआरडीओ इस प्रोजेक्ट के लिए विकास एजेंसी है, जबकि बीडीएल इसके लिए उत्पादन एजेंसी है। तो देखो, जैसा कि हमने बोला कि डीआरडीओ और बीडीएल दोनों को यहाँ पर उत्पादन के लिए मंजूरी मिली है। तो दोनों इस अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर मिलकर काम करने वाले हैं। एंड इसके अंदर जो डीआरडीओ है, बेसिकली डीआरडीओ का काम क्या है, अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। डिफेंस सेक्टर के अंदर अलग अलग चीज की खोज जो होती है वो डीआरडीओ करती रहती है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर डीआरडीओ जो होगी वो होगी विकास एजेंसी एंड बीडीएल उत्पादन एजेंसी। मतलब बीडीएल जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करने वाली है। अब देखो, आगे भी जब ये जो सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे, एंड उसके बाद जब भी वायुसेना को या फिर जो नौसेना है उनके अंदर भी ये मिसाइल्स यूज किए जाते हैं, तो जब भी डिफेंस सेक्टर के अंदर ये जो अस्त्र मिसाइल है इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर बीडीएल को ऑर्डर्स मिलेंगे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स में और भी चीज़ों को समझते हैं। इस प्रोग्राम को भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा मंजूरी दी गई थी, जिसके तहत 2022 से 23 में दोनों सर्विसेज के लिए 248 मिसाइलों का उत्पादन किया जाना था। 248 मिसाइलों की यहाँ पर बातें कही जा रही हैं। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की अस्त्र सीरीज अस्त्र प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका मकसद भारतीय सशस्त्र बलों की हवाई युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना है। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल मार्क 2 की पूर्ववर्ती है, जिसे पहले ही भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों में सफलतापूर्वक शामिल किया जा चुका है। तो देखो, यहाँ पर अस्त्र मार्क 1 की बातें कही जा रही हैं। जो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है इसका लेटेस्ट वर्जन है मार्क 2, ठीक है, अस्त्र मार्क 2।
और जो ये अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है, ये ऑलरेडी भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों में सफलतापूर्वक शामिल किया जा चुका है। ठीक है, अब लेटेस्ट वर्जन जो मार्क 2 है, इसके ऊपर तैयारियां चल रही हैं। डीआरडीओ बना रहा स्पेशल मोटर। अब देखो स्पेशल मोटर की कहानी क्या है, यहाँ पर समझते हैं। सीनियर रक्षा अधिकारियों ने इंडिया टुडे को बताया कि मौजूदा में अस्त्र मार्क 2 मिसाइलों पर काम चल रहा है और 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली इस मिसाइल का पहला टेस्ट आने वाले महीनों में होने वाला है। ठीक है, तो इस मिसाइल की पहली टेस्ट होने वाली है आने वाले कुछ महीनों में। एंड और भी क्या चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। मिसाइल की रेंज बढ़ाने के लिए डीआरडीओ एक स्पेशल मोटर विकसित करने पर विचार कर रहा है। मौजूदा अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर तक है, जिसे और भी बढ़ाया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर कही ये जा रही है कि जो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल बनाई गई थी, उसकी रेंज 100 किलोमीटर है। ठीक है, जिसे और भी बढ़ाया जा सकता है। एंड यहाँ पर जो मार्क 2 मिसाइल है, इसकी जो रेंज है 130 किलोमीटर है। एंड और भी यहाँ पर रेंज को बढ़ाने के लिए डीआरडीओ जो है एक स्पेशल मोटर विकसित करने पर विचार भी कर रहा है, जिससे जो रेंज है ये और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये न्यूज आ रहे हैं फिलहाल अस्त्र मार्क 2 की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। ठीक है, डीआरडीओ और बीडीएल दोनों एक साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट के अंदर काम करेंगे और इसके लिए मंजूरी भी मिल चुकी है। चलो, काफी अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम, अब थोड़ा कंपनी के फंडामेंटल्स एंड बाकी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो एक मिड कैप टाइप की कंपनी है, 49,330 करोड़ की मार्केट कैप है, 80.6 की पी रेशियो है स्टॉक की। इंडस्ट्री पी 85.1 की है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं है पी रेशियो के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर अगर हम पे रेशियो की बात करें तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा है, 10.4 है। तो उस हिसाब से हम अभी कह सकते हैं कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है। स्टॉक अभी भी एक्सपेंसिव है, हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है अभी भी। आरओसी की बात करें तो 24.2%, चलो बढ़िया है। आरओई एवरेज है 17.9%। फिर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 74% का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 74.9% है एक्चुअली। एंड प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है, चलो बढ़िया है। करंट प्राइस 1346 का है, 52 वीक हाई 1795 और लो है 450 का। तो पिछले एक साल में इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स भी काफी बढ़िया बने हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, 52 वीक हाई और लो का प्राइस। बुक वैल्यू 99.2 रुपए। एंड डेप्ट की बात करें तो मामूली सा डेप्ट है 3.75 करोड़ का। एंड डेप्ट टू इक्विटी 0 देखने को मिल रहा है, चलो बढ़िया है। एंड डेप्ट के मुकाबले में फ्री कैश फ्लो की बात करें तो फ्री कैश फ्लो काफी बढ़िया है, 331 करोड़ का। तो जब चाहे तब कंपनी अपने कर्ज से मुक्त हो सकती है ये फ्री कैश फ्लो के माध्यम से। ऑलमोस्ट हम इसे डेप्ट फ्री ही मानकर चल सकते हैं। डिविडेंड यील्ड 0.34%, फेस वैल्यू 5 रुपए की। फिर यहाँ पर ईपीएस की बात करें तो 16.7 रुपए की। तो फंडामेंटल्स की बात करें तो ओवरऑल चलो ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन यहाँ पर हमें हाई देखने को मिल रहा है, एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सेल्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा उठापटक यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। 1914 करोड़, फिर 2817 करोड़। एंड उसके बाद देखो यहाँ पर घटकर 2489 करोड़ हो गया, फिर यहाँ पर घटकर 2369 करोड़ हो गया। तो ये यहाँ पर फ्लक्चुएशंस देखने को हमें मिल रहे हैं। अब चलो नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। तो देखो 258 करोड़, फिर यहाँ पर 500 करोड़, फिर 352 करोड़ पर आ गया, फिर यहाँ पर 613 करोड़। अब देखो इस चीज को समझा करो, यहाँ पर देखो घटी है, चलो ठीक है, यहाँ पर सेल्स भी घटे थे एंड यहाँ पर भी सेल्स घटे थे, इसके मुकाबले में सेल्स यहाँ पर भी घटे हुए थे, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट कैसे बढ़ गई भाई, और वो भी बढ़िया तरीके से। तो ऐसा कैसे हो पाया? अब देखो यहाँ पर सेल्स की बात करें तो सेल्स कंपनी की जो थी वो यहाँ पर पिछले 2 सालों में घटते हुए देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट इसके अंदर काफी बेहतरीन तरीके से बढ़ते हुए हमें देखने को मिला है। वो कैसे पॉसिबल हुआ है? ओपीएम की परसेंटेज की वजह से। देख सकते हो यहाँ पर जो ओपीएम थी वो 26% से घटकर 16% पर आ गई थी। इस वजह से जो प्रॉफिट थी वो काफी ज्यादा गिरी थी। अब देखो 16% से जो ओपीएम है ये बढ़कर 23% पर आ गया, तो फिर ओवरऑल सेल्स कम भी थे इसके मुकाबले में,
तो भी प्रॉफिट जो है वो बढ़ गए थे। ठीक है, तो ओपीएम के अंदर हमें परसेंटेज बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, इस वजह से नेट प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं। यहाँ पर देख सकते हो 613 करोड़ हो चुका है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखो यार, एकदम बेकार यार, मैं अपनी पर्सनली बता रहा हूँ तो मुझे एकदम ठीक नहीं लगता है। देख सकते हो किस प्रकार से सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। 5 ईयर्स में -5% का सेल्स ग्रोथ है, 3 ईयर्स में 7% ओनली, टीटीएम में -5%। कुछ खास नहीं है, कुछ खास यार क्या, कुछ भी ठीक हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं। सिंगल डिजिट के साथ है और मिड कैप टाइप की कंपनी है, तो ओवरऑल यहाँ पर हमें तो डबल डिजिट के साथ देखने को मिलना ही चाहिए ग्रोथ भाई। ठीक है, अगर मतलब 12%, 15% इस प्रकार से भी होती तो भी यहाँ पर ओवरऑल कहते हम कि चलो ठीक है, बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर सिंगल डिजिट में या फिर माइनस में हमें देखने को मिल रहे हैं। ये एक काफ़ी नेगेटिव साइन हमें देखने को मिल रही है कंपनी की सेल्स ग्रोथ के अंदर। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो भाई ये तो एकदम लाजवाब है। कंपनी जो है अपनी प्रॉफिट्स काफ़ी बेहतरीन तरीके से बना रही है, भले ही सेल्स कम हो रहे हैं। सेल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, देख सकते हो यहाँ पर -5%, 7% और फिर -5%। लेकिन प्रॉफिट्स जो कंपनी के बन रहे हैं एकदम लाजवाब। यहाँ पर देख सकते हो 5 साल में 8%, चलो ये तो कम है, लेकिन 3 साल में देख सकते हो डबल डिजिट के साथ है और वो भी बढ़िया परसेंटेज के साथ 33% और टीटीएम में 74%। चलो बढ़िया है। अब स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो चलो ये भी ठीक है। 5 साल में 56% की सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, 3 साल में 89% के सीएजीआर से और 1 साल में 135% के सीएजीआर से। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो एवरेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कुछ खास यहाँ पर हम नहीं कहेंगे कि बहुत ही बढ़िया है या बहुत ही खराब है। ठीक है, अब चलो टेक्निकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यार, कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था इनके टेक्निकल्स के अंदर कि देखो यहाँ पर फ्लैग पैटर्न बन रही है, ये है झंडा और ये है उसका डंडा। तो फ्लैग पैटर्न की ब्रेकआउट अगर मिलती है तो बढ़िया तेजी आ सकती है, ब्रेकडाउन मिलती है तो बढ़िया गिरावट भी आ सकती है। और हमने बोला भी था कि अगर गिरावटें आती हैं तो यहाँ पर सपोर्ट होगा, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो देखो यहाँ पर सपोर्ट को प्राइस ने कई बार रिस्पेक्ट भी दिया हुआ है, हाल फिलहाल भी रिस्पेक्ट दिया हुआ था। एंड अगर हम आज की बात करें तो आज यहाँ पर गिरावट आई है सपोर्ट से नीचे और इस सपोर्ट को यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया है इस बार, जो कि है यहाँ पर 1340 का। पहले जो सपोर्ट था यहाँ पर ये था 1400 का, 1400, 1403। तो यहाँ पर अगर हम जूम करके चार्ट के अंदर देखें तो देखो आज यहाँ पर क्या हुआ, चार्ट के अंदर हाई जो लगा वो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस तक लगा। ठीक है, पहले देखो इसके ऊपर प्राइस थी तो ये सपोर्ट थी, अब गिरकर नीचे आ गई तो अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो रेजिस्टेंस को टच भी आज किया था प्राइस ने, लेकिन काफी ज्यादा सेलिंग हुई तो ओवरऑल गिरकर यहाँ पर ही क्लोजिंग हुई है इस सपोर्ट के पास में। 1342 के प्राइस में आज क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार की यहाँ पर चीजें हमें देखने को मिल रही है। अभी सपोर्ट के लेवल पर ये जो प्राइस है ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो 20% प्लस डिस्काउंट मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर किन्हीं को इंटरेस्ट है इस कंपनी के अंदर तो वो यहाँ पर अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस के साथ फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, फर्स्ट एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन देखो कोई ये रिकमेंडेशंस या एडवाइज नहीं है, ध्यान में रखना। मैं आपको कोई भी बाई या सेल की कॉल टिप या फिर रिकमेंडेशंस नहीं देने वाला हूं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद आगे आपको अपनी खुद की भी स्टडी, खुद की भी एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेनी है। ठीक है, अब देखो इस स्टॉक के अंदर अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो फिर ये जो नेक्स्ट सपोर्ट की लेवल है इसे ध्यान में रखना होगा 1250 का जो कि है। लेकिन हाँ, इसके पहले यहाँ पर ये भी एक एज अ सपोर्ट काम कर सकती है। ये जो रेड कैंडल आप लोग देख रहे हो इसका जो लो है ये भी एज अ सपोर्ट काम कर सकती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखकर आप चल सकते हो। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखना होगा। और पर्सनली मैं अपनी बताऊं तो यार मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है अभी स्टॉक के अंदर। देखो ऑर्डर्स वगैरह की जो न्यूज आई है अस्त्र मार्क 2 की वो चलो ठीक है ओवरऑल, लेकिन सेल्स ग्रोथ के अंदर मुझे कुछ खास देखने को नहीं मिला। इस वजह से मैं अभी तो यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर आगे चलकर ये चीज़ें सुधर जाती हैं तो फिर मैं इन्वेस्टमेंट की कुछ डिसीजन ले पाऊंगा। फिलहाल तो ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। ठीक है,
सो ये रही हमारी आज की वीडियो भारत डायनामिक्स लिमिटेड स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।